आज सोशल मीडिया पे मुझे चूड़ा चमार और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, यहाँ तक कि ना मेरी माँ और मेरी बेटी को भी नहीं छोड़। अरे मैं विक्टिम हूँ, मैं महिला हूँ, मैं दलित हूँ। कहते हैं एक महिला होती है, कास्ट नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता। ये बिल्कुल गलत है कि ये लोग एक टाइम पर लैटरिंग उठाते थे और आज थोड़ा सा पढ़ लिए तो सीना चौड़ा करके चल रहे हैं। मेरी अगली बेटी है, मैं उसको आंखों में आंखें मिला के बोलना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ मैंने करके दिखाया, अगर उसके साथ कुछ हुआ तो। मेरा नाम मीना कोटवाल है, मैं एक पत्रकार हूँ। फिलहाल पत्रकारिता मेरा सपना नहीं था कि मैं एक पत्रकार बनूँ, लेकिन पत्रकार बनना मैंने इसलिए चुना ताकि मुझ जैसे लोग, जो मेरे जैसे समाज के लोग हैं, वो उनके मुद्दे में सामने ला सकूँ। सदियों से जो झेलते आ रहे हैं, दलित आदिवासी जो वंचित और शोषित हैं, वो सदियों से झेलते आ रहे हैं, लेकिन उनकी कहानियाँ, उनके मुद्दे आज भी सामने नहीं आते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी अगर आप देखें तो तरह तरह के लोग हैं, लेकिन एक ही जाति के लोग हैं, एक ही तरह के लोग हैं। वहाँ पर भी जो डाइवर्सिटी है वो मेंटेन नहीं की जाती। वहाँ पर भी इन मुद्दों पे बात तो होती है, दलितों पर बात तो होती है, लेकिन वो भी बचते बचाते। तो जब मुझे एहसास हुआ इसका, तो मुझे लगा क्यों ना अपना मेन स्ट्रीम मीडिया जैसा ही हम एक मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू करें। तो मूक नायक की शुरुआत मैंने इस तरह से की थी। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड पर जाते हैं कि मेरा बैकग्राउंड कैसा है। मेरा जन्म दिल्ली के अम्बेडकर नगर में हुआ, जहाँ पर ज़्यादातर जो आबादी है वो दलितों की आबादी है। मैंने कभी नहीं झेला था बचपन में कास्टिज़म, अगर हुआ होगा तो शायद मुझे याद नहीं। मेरी स्कूलिंग भी वहीं से हुई है, वहीं के स्कूल से, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बच्चे थे वो दलितों के थे। मुझे याद भी नहीं बचपन में मेरा कोई दोस्त रहा होगा सवर्णा, क्योंकि ऐसा कोई वहाँ पर होता ही नहीं था। मेरे आसपास जो थे वो भी इसी कम्युनिटी के थे, मेरे स्कूल में भी वही कम्युनिटी के लोग थे। मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। मेरे माँ बाप जो हैं मज़दूरी करते थे। मेरे घर में जो बहनें हैं, भाई हैं, वो भी मुझसे ज़्यादा नहीं पढ़े, 8वीं तक सब पढ़े हुए हैं। तो मुझे हमेशा इसकी कमी खली कि काश कोई मुझसे बड़ा पढ़ा लिखा होता, काश जो मुझे बता सकता कि मुझे आगे अपने करियर में क्या करना है। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे हवा बहती है उसी तरह से मैं बहती थी। और मेरे जो दोस्त बोलते थे कि तुम्हें एयर होस्टिंग करनी चाहिए, तुम्हें जो है क्या कहते हैं, तुम्हें कुछ मॉडलिंग करनी चाहिए, क्योंकि मैं लंबी थी, पतली थी, ठीक ठाक दिखती थी उस समय। तो उस तरह से वो लोग बोलते थे। लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं मानते, शायद मॉडलिंग के लिए नहीं मानते, शायद तो वो एयर होस्टेस के लिए नहीं मानते, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। उनको नहीं मैं बता सकती थी कि ये क्या काम होता है, किस तरह से काम होता है। राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, मेरे परिवार वाले राजस्थान से हैं। तो राजस्थान में आपको पता होगा कि बचपन में ही कई महिलाओं की शादी हो जाती है, कई लड़कियों की शादी हो जाती है। तो वहाँ पे शादी की भी चिंता होती रहती है। तो मैं अपने घर वालों को नहीं बता सकती थी। ऐसे ही बीच में दोस्तों के बीच बात चल रही थी, वहाँ पे पता चला कि अच्छा मुझे जो है जर्नलिज्म करना चाहिए। तो इस तरह से जो है जर्नलिज्म की मैंने शुरुआत की और जामिया में एडमिशन लिया, आईएमसी में गई। उसके बाद नेशनल दस्तक से जुड़ी। नेशनल दस्तक का मैं बताती हूँ। नेशनल दस्तक से तो जब मैं जुड़ी, नेशनल दस्तक में भी जिस तरह की खबरें होती थी, लिंचिंग की खबरें होती थी, मूंछ रखने पे मार दिया जाता था, आपको घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता था, तो जो इस तरह की खबरें हैं वो लगातार होती थी। और मैं एकदम डिस्टर्ब हो गई थी इस चीज़ को लेकर कि मुझे लगा मैं क्या कर रही हूँ। मतलब मेरे आसपास के जो लोग थे, मेरे जो दोस्त लोग थे, जो मेरा सर्कल था, जो जर्नलिज्म वाला सर्कल था, उसमें सब यही कहते थे कि अरे दलित तो मतलब आगे किसी पोजीशन पे पहुंचते ही नहीं है। इस तरह का अगर आप रिसर्च निकालेंगे तो आपको रिसर्चों में भी मिलेगा कि कोई भी आज तक, आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई भी आज तक दलित आदिवासी जो है एडिटर पोस्ट पे नहीं बना, डिसीजन मेकिंग में नहीं आया। क्यों? ये सवाल मुझे कचोटने लगे। मुझे लगा मेरा यहाँ पे करियर मतलब ख़त्म है, मतलब मैं क्यों आ गई, मैंने गलत फील्ड चुन लिया। और इसके बाद जो है मैंने एकेडमिक में मूव किया और मैं एकेडमिक के लिए चले गई एमफिल करने। जब मैं एमफिल करने गई तो एमफिल में भी वही सारी चीज़ें, जैसे इंटरव्यू में होता है, अरे आपको तो रख ही लेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है आरक्षण था। और आरक्षण में मतलब आपको ऐसा फील कराया जाता है कि आरक्षण की वजह से आप यहाँ पर आए हैं, भीख है आपको तो रख ही लिया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें खैर मैंने उस समय इग्नोर की, क्योंकि मुझे अपनी एमफिल की डिग्री करनी थी और वो सारी चीज़ें मैं करने लगी। मेरे आसपास के लोग भी जो थे सवर्णा ही थे, तो उनसे मेरी हमेशा बहस होती रहती थी इस चीज़ को लेके। लेकिन उस समय जो है एक इंटरनेशनल मीडिया में फॉर्म निकला अप्लाई करने के लिए, और एक साथ इतनी सारी वैकेंसी निकली कि मुझे वहाँ फिर मैंने वो जो भरा, मेरे पार्टनर ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हें यहाँ पे आना चाहिए वापस मीडिया में, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ऐसा है, यहाँ पे इस तरह के लोग हैं, इस तरह की चीज़ें हैं कि तुम जिस वजह से मीडिया से दूर हुई हो वो वजह यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। तो मैंने भी अप्लाई किया और वो बहुत लास्ट मोमेंट पर किया था। मतलब मैं बताऊँ, अगर 12 बजे उसकी डेडलाइन थी तो ये लगा लीजिए 10-15 मिनट मैंने जो है फॉर्म फिल किया और जल्दी जल्दी किया। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस उतना खास नहीं था और
बहुत सारे लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया था, इंटरनेशनल मीडिया था, खुद मेरे पार्टनर ने किया था, लेकिन हुआ ये कि किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे जिन लोगों को जानती थी उसमें मेरा एक सिलेक्शन हुआ, तो वो बड़ा अजीब लगा। अब जब वहाँ पे सिलेक्शन हो गया तो फिर आपका जो है इंटरव्यू और एंट्रेंस वगैरह सब कुछ निकल गया, और वहाँ पे जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे कॉल आया। उस समय मैं लखनऊ में थी, एमफिल कर रही थी, और एकदम लास्ट जो है डिसर्टेशन का सबमिट करने का टाइम चल रहा था। वो कॉल आया और मैं मना नहीं कर पाई, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में जब आपको ऑफर आता है इस तरह का तो आप मना नहीं कर पाते। तो फिर इस तरह से वापस मैं एक मीडिया में मेरी एंट्री हुई। लेकिन वहाँ पे क्या मैं देखती हूँ कि मेरी कास्ट मुझसे पहले पहुँच जाती है। मेरे जो मेरा मेरिट था वो साइड में रख दिया जाता है, लेकिन एक मेरिट जो है वो सरनेम पर आधारित हो जाता है। सरनेम पर ही वो देखा जाता है कि जिसका जो सरनेम है, जिस तरह का सवर्णा का सरनेम होता है, वहीं तक मेरिट जो है निर्धारित कर दिया जाता है। वहाँ पहुँची, वहाँ इतनी सारी दिक्कतें हुई, इस तरह का कास्टिज्म झेलना पड़ा कि मैंने 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। वो समय मैं नहीं भूल पाती, क्योंकि उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। ऑफिस में मैंने 2 साल मैंने वहाँ बिताए, और 2 साल में जब मैं ऑफिस जाती थी, मैं हमेशा ये सोचती थी मुझे इस ऑफिस ना जाना पड़े, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं मर जाऊँ, मैं हॉस्पिटल चले जाऊँ, कुछ भी हो जाए, ऑफिस ना जाना पड़े। क्योंकि वहाँ के जो लोग थे मुझे हमेशा इग्नोर करते थे। वहाँ जो मैं स्टोरीज़ करती थी, वहाँ पे उनको दरकिनार कर दिया जाता था, कभी पास नहीं की जाती थी जल्दी से। कई सारे दिन तो इस तरह से ही चले गए। मैं समझ नहीं पा रही थी मेरे साथ किस वजह से हो रहा है। मैं एक अकेली दलित महिला थी वहाँ पे उस न्यूज़ रूम में, पूरे हिंदी जो न्यूज़ रूम था उसमें मैं अकेली दलित महिला थी। लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को दरकिनार कर रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि तो इंटरनेशनल मीडिया है, यहाँ पे तो कास्टिज्म फॉलो ही नहीं करेंगे, यहाँ पे तो इतने लिबरल प्रोग्रेसिव लोग हैं, ये कैसे इस चीज़ को मानेंगे। वही सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, लेकिन वो सब चीज़ें भी मैं झेल रही थी जब वो मुझे दरकिनार कर रहे थे, मुझे इग्नोर कर रहे थे। यहाँ तक कि हाय हेलो नमस्ते करने का भी रिप्लाई नहीं देते थे। कभी भी मुझे न्यूज़ रूम में डांट दिया जाता था, कभी भी कुछ भी सुना दिया जाता था। जबकि वहाँ की हिस्ट्री रही है कि किसी को अगर आप किसी की कमी भी बताते हैं, इवन रिटर्न पॉलिसी भी है वहाँ पे कि आप उनको अकेले में बताएंगे उनकी कमी जो है, और उनकी तारीफ जो है सबके सामने बताया जाएगा। और मेरे साथ उल्टा होता था। तारीफ तो खैर छोड़ ही दीजिए, तारीफ तो होती ही नहीं थी इतने सालों में, लेकिन कमी के लिए, छोटी छोटी कमियों के लिए डांट दिया जाता। जैसे स्टोरी के लिए अगर फ़ोटो नहीं आ रही है तो चिल्ला के बोला जाता था, डांटा जाता था। कोई स्टोरी करके ला रही तो उसमें 10 कमियां निकाली जाती थी। मेरे साथ जो काम भी करते थे, जैसे मान लीजिए मैंने वीडियो स्टोरी करी और मेरे साथ कोई कैमरा पर्सन या एडिटर है, एडिटिंग के लिए बैठा है, तो वो भी कहता था कि मीना जी आपकी स्टोरी करते हैं तभी इतनी डांट क्यों पड़ती है हमें दूसरों की स्टोरी करने पर डांट नहीं पड़ती, लेकिन आपकी स्टोरीज करने पर हमें इतनी डांट पड़ती है। तो दूसरे लोग भी उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमी थी, लेकिन फिर भी मैंने उस कास्ट को साइड में रखा कि शायद कुछ और वजह होगी, मुझ में कमी होगी, मैं इंटरनेशनल मीडिया की नहीं हूँ, मेरे घर वाला, मेरा जो बैकग्राउंड है उस तरह का पढ़ा लिखा नहीं है, उस तरह के समझदार लोग नहीं रहे होंगे, शायद मैं उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। मैं लगातार उसमें मेहनत करने लगी कि मैं अपने आप को प्रूफ करके दिखाऊंगी कि इनके बराबर खड़े होकर दिखाऊं, लेकिन फिर भी वो नहीं हो रहा था। अवार्ड्स मिल रहे थे मेरी स्टोरीज़ को लेके, बाहर बहुत तारीफ मिलती थी, लेकिन ऑफिस में वो सारी चीज़ें नहीं होती। लगातार बीमार हो रही थी, इतनी कमज़ोर हो गई थी मैं कि मैं अपने आप को अभी देखती तो मुझे लगता है कि कौन है, मतलब एक हड्डियों का ढांचा बन गई थी। 2 बार उस समय सुसाइड करने की कोशिश की, क्योंकि वो माहौल में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एडिटर्स को कंप्लेंट कर रही हूँ, एडिटर्स सुनने को तैयार नहीं है। एडिटर्स कहते हैं कि ये माहौल हम सुधारेंगे, अगर आप ऐसा फील कर रही हैं तो ये हमारे अंदर कमी है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें सही नहीं हो रही थी। इस तरह की लगातार चीज़ें जब होती गई तो एक समय ऐसा आ गया कि मैंने कंप्लेंट करना ही बंद कर दिया। किसी से नहीं बोलचाल होती थी, किसी से कुछ नहीं होता था, क्योंकि जब भी कोई बोलता था तो ऐसा लगता था कि अभी मुझे कोई डांट देगा, अभी जो है मुझे मेरे अंदर कोई ना कोई कमी निकाल देगा। बाहर जिस तरह से तारीफ मिल रही थी स्टोरीज करने के, मुझे 2 अवार्ड भी मिले वहाँ पर स्टोरी करने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे ऑफिस में जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। अचानक नोटिस पकड़ा दिया गया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहे हैं। वो दिन मैं नहीं भूल पाती हूँ, क्योंकि उस समय मुझे उम्मीद थी कि शायद जो मैं काम कर रही हूँ वो इनको पसंद आया होगा। और मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट खोला, क्योंकि उससे पहले जो है मुझे कुछ भी रिटर्न में नहीं दिया गया था कि अगर आपकी कोई कमी है, कुछ है, तो एक पॉलिसी होती है, आपको रिटर्न में सारी चीज़ें दी जाती हैं, मेल किया जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मुझे लगा सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरी सैलरी आ रही है 1 साल के बाद, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, एक्सेस कार्ड काम कर रहा है, एडिटर्स ने नहीं मुझे टोका, तो मुझे लगा ठीक है मेरा कंटिन्यू हो गया होगा, शायद इसका प्रूफ नहीं मिला। लेकिन और जब वो मतलब एक लिफाफा जब मुझे पकड़ाया गया, मेरे एडिटर मेरे पास आए और उन्होंने मुझे
लिफाफा पकड़ाया। तो मैं उनको थैंक यू कर रही हूँ कि थैंक यू सर कि आपने मुझे दिया। मुझे लगा कंटिन्यू कर रहे हैं उसको रिटर्न में मुझे दे रहे हैं। जैसे ही मैंने खोला कॉन्टैक्ट जो तो उस पर था कि उसमें ख़त्म कर दिया जा रहा है वो कॉन्टैक्ट। उस समय मैं तुरंत जो है अपना डेस्कटॉप बंद किया और तुरंत जो है वॉशरूम में गई और रोने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ मेरे काम में कमी रह गई। बाहर सबको पसंद आता है, क्यों इस ऑफिस में पसंद नहीं आ रहा है। तो उस समय मैंने एक पोस्ट भी लिखी थी कि काश मैं मिश्रा होती, शर्मा होती, झा होती तो कितनी सारी चीज़ें आसान हो जाती। वो एक लाइन में भी मेरी कई सारी गलतियां थी, क्योंकि मैं काँप रही थी उस समय। मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। वो जब सारी चीज़ें चल रही थी उसमें भी जो हैं एडिटर्स के मैसेज आ रहे हैं, उसमें भी सब बोल रहे हैं कि आप ऐसी चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया पे नहीं लिख सकते, क्योंकि आप जो झेल रहे हो वो सिर्फ आप तक रहेगा। आप जर्नलिस्ट हैं, आप अपना नहीं बता सकते, दूसरों का आप जितना मर्जी बताइए। तो ऐसा जर्नलिज्म मुझे नहीं करना था। कॉन्टैक्ट वहाँ पे ख़त्म हुआ, फिर भी मैं चुप थी कि मुझे लगा चलो ठीक है, यहीं तक ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी बहुत है, खुला आसमान है, कहीं भी जाऊँगी और दूसरे मीडिया हाउस हैं वहाँ जाएंगे। लेकिन वहाँ पे भी बात नहीं रुकी। मुझसे पहले वहाँ पे भी मेरी कास्ट पहुँच गई। मुझसे पहले मेरी सारी जो चीज़ें थी, जो सोशल मीडिया पे मेरे लिए लोगों ने लिखना शुरू किया कि एक दलित लड़की उसने इंटरनेशनल मीडिया में उसको भी निकाला जा रहा है, उसको भी भगाया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर चलने लगी। मैं तब भी चुप थी, मुझे लगा कि ठीक है, मुझे नहीं बोलना, दूसरे जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए। लेकिन वहाँ पर भी बात नहीं रुकी। तो ये सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। और मैंने जो अल्टरनेटिव मीडिया है वहाँ पे भी अप्लाई किया, लेकिन वहाँ पर भी नहीं हुआ। वहाँ पर भी ये देखा गया कि मेरी कास्ट जो पहुँच जाती है वहाँ पे, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे कास्ट की वजह से सारी चीज़ें, कोई मुझे हायर नहीं करना चाहता था। फ्रीलांस सब काम कराना चाहता है, लेकिन हायर कोई नहीं करना चाहता था। वो सब चीज़ें बहुजन मीडिया में भी काम किया, इस तरह से काम किया कि एक कमी नहीं रह सकती थी, क्योंकि मैं अपने आप को प्रूव करना चाह रही थी। सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही थी सोशल मीडिया पे, फिर मैंने भी लिखा। जब मैंने इंटरनेशनल मीडिया से जब वहाँ से निकली, फिर मैंने लिखना शुरू किया कि किस तरह से एक लड़की जिसका बैकग्राउंड इस तरह से है, जो गरीब भी है, जो महिला भी है, जो दलित भी है, क्योंकि एक लड़की सिर्फ लड़की नहीं रहती, उसकी कास्ट कभी नहीं जाती। कहते हैं एक महिला होती है, कास्ट नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता। ये बिल्कुल गलत है। आपकी कास्ट भी होती है, आपका धर्म भी होती है, गरीब है तो सब तरह से सारी चीज़ें जो हैं आपके हर्डल्स हैं, वो हर्डल्स बढ़ते जाएंगे। और मैं सब में फिट हो रही थी। वहाँ पे गई, कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब कुछ इतर बितर था, और काम करके अपने आप को प्रूफ करना था कि लोग कह रहे थे कि विक्टिम कार्ड खेल रही है, ये कोई कास्ट कार्ड खेल रही है। अरे मैं विक्टिम हूँ, मैं महिला हूँ, मैं दलित हूँ, मैं कौन सा कार्ड क्यों खेलूँगी, मुझे ज़रूरत नहीं है। जो नहीं है शायद उनको ज़रूरत है खेलने की, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें जब मैं देख रही थी तो बहुजन मीडिया में भी काम किया, और बहुजन मीडिया में मैंने एक कमी महसूस की कि वहाँ पे भी मर्दों के रचाए हुए लोग हैं, सब मर्द ही मर्द हैं, कोई महिला नहीं है। हम बात कर रहे हैं पिछड़ों की, हम बात कर रहे हैं दलितों की, हम बात कर रहे हैं मार्जिनलाइज की, तो वो क्यों नहीं है वहाँ पे, वो कमी मुझे खाली। और इस तरह से 31 जनवरी 2021 को मैंने मूक नायक शुरू किया। और मूक नायक का नाम मैंने इसलिए रखा क्योंकि 1920 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी जो है मूक नायक शुरू किया था। और उनका कारण भी यही था कि उस समय के जो समाज में जो मुद्दे हो रहे हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो महिलाएं हैं, जो मुस्लिम हैं, उनके मुद्दे नहीं कवर कर रहा था उस समय का मीडिया। यही स्थिति आज भी बनी है। 100 साल से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन फिर भी वही सेम की सेम स्थिति बनी हुई है। तो मुझे लगा कि एक महिला अब दलित महिला एडिटर बनकर दिखाएगी और काम करके दिखाएगी। मैंने वो अपने आप को प्रूफ किया। आज मीना कोटवाल को कोई जानता है तो द मूक नायक को भी कोई जानता है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है इस साल के, अगर आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी देखेंगे तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट में पहली बार ऐसा हुआ है कि डाइवर्सिटी किसी मीडिया संस्थान में जो है मेंटेन की गई है, और वो है द मूक नायक। बड़े बड़े मीडिया संस्थान को हमने पीछे छोड़ दिया। बड़े बड़े हमको अवार्ड मिले हैं, 2 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन अपने आप को मैंने प्रूफ करके दिखाया। मैंने जाति को कभी नहीं माना था, मैं जाति और धर्म बहुत पीछे छोड़ के आ गई, लेकिन जहाँ जहाँ मुझसे लोग जुड़ते गए वहाँ वहाँ मेरी जाति सामने आती गई। आज सोशल मीडिया पे मुझे चूड़ा चमार और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, यहाँ तक कि ना मेरी माँ और मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ते हैं कि ये लोग एक टाइम पर लैटरिन उठाते थे और आज थोड़ा सा पढ़ लिए तो सीना चौड़ा करके चल रहे हैं। इस तरह की चीज़ें कही जाती थी, लेकिन मैंने प्रूफ करके दिखाया कि आपके अंदर अगर काबिलियत है, आपके अंदर अगर जुनून है, आप कुछ करना चाहते हैं तो आप करके आ सकते हैं, क्योंकि जाति धर्म बहुत पीछे छूट जाते हैं। मुझे गालियाँ जो देते हैं लोग, उस पर कई FIR करा चुकी हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता।
देश से लेकर विदेश तक मेरा मामला पहुंच चुका है, यूएन तक मेरा मामला पहुंच चुका है, लेकिन कुछ होता नहीं है। मैंने प्रूव करके दिखाया कि मेरे अंदर एक जुनून है, मैं कुछ भी करके दिखाऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्या कर लेंगे, ये लोग मार देंगे, लेकिन मीना कोटवाल एक अपना नाम छोड़ जाएगी। जब उसका नाम लिया जाएगा तो ये नाम भी लिया जाएगा कि उसने कुछ करके गई है। मेरी अगली बेटी है, मैं उसको आंखों में आंखें मिला के बोलना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ मैंने करके दिखाया। अगर उसके साथ कुछ हुआ तो छोड़ेगी नहीं, वो मेरे साथ वो सवाल नहीं करेगी। मैं उसको आंखों में आंखें मिला के कह सकती हूँ कि जब मेरे साथ मैं कास्टिज्म फेस कर रही थी तो मैं चुप नहीं बैठी थी, मैंने जवाब दिया था। तो उसी जवाब के लिए मैं चाहती हूँ कि आप सब भी बोले, क्योंकि वो जुनून होना चाहिए, वो काबिलियत होना चाहिए, और वो आपको आएगी नहीं, वो आपको छीननी पड़ेगी। मैंने छीना है, मुझे किसी ने मौका नहीं दिया, मैंने उस मौके को छीना है और साबित करके दिखाया कि मैं कुछ कर सकती हूँ। आप भी कर सकते हैं और आप भी बोले, क्योंकि कास्ट सिर्फ एक समय तक आए आपका पीछा छोड़ेगी। आप उसको पीछे छोड़ के दिखा दीजिए कि हमारे अंदर भी मेरिट है, हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं। ये बाकी जो सवर्णा हैं, बाकी जो लोग हैं, सिर्फ मेरिट सर नेम पर उनका आधारित होता है, उनको पीछे छोड़ के दिखा सकते हैं। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी ज़िंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं।